बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे और समृद्ध राज्य पर राजा रघुवीर शासन करते थे। उनका नाम सुनते ही प्रजा का मन प्रसन्न हो उठता था। वे दयालु, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति विमर्शशील थे। पर हर शुभ राज्य को कभी न कभी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद राज्य के कुछ गांवों से अजीब खबरें आने लगीं। पहले एक, फिर दो, और अचानक कुछ ही दिनों में कई लोग मरने लगे। कोई तेज बुखार नहीं दिखता, कोई लंबे रोग में नहीं था। वे बस सुबह उठते और रात तक उनके शरीर जीवन रहित पड़ जाते। महाराज, हमारे गांव में लोग मरने लगे हैं। कल चाची ठीक थीं, आज सुबह उठी ही नहीं हुई। हमें समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। ये बात सुनकर राज्य में भय की लहर दौड़ गई। लोग घरों में छिपने लगे, मंदिरों में दीप जलने लगे। राजा रघुवीर ने तुरंत अपने दरबार में इस विषय को उठाया। महाराज, खबरें बहुत डरावनी हैं। कई गांवों से एक एक करके लोग मर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है यह कोई सामान्य बीमारी नहीं। स्वामी, क्या यह कोई विष या जहरीला पानी हो सकता है? क्या पड़ोसी राज्य का हाथ नहीं हो सकता? पहले अफवाहों पर भरोसा नहीं करें, सत्य जानना जरूरी है। मैं स्वयं गांव जाकर देखूंगा और कारण खोजूंगा। हम अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। राजा ने तुरंत अपनी गाड़ी तैयार करवाई और कुछ भरोसेमंद मंत्रियों, एक वैद्य चिकित्सक और कुछ सैनिकों के साथ निकल पड़े। उनका निर्णय था कारण का पता लगाकर समस्या का इलाज करना। जनता ने देखा तो राहत की सांस ली। राजा सबसे पहले उस गांव पहुंचे जहां सबसे अधिक मौतें हुई थीं। वहां का दृश्य हृदय विदारक था। घरों पर काला पर्दा, श्रद्धालु रोते हुए और लोग भयभीत। राजा ने चुपचाप हालात देखा और फिर निवासियों से मिलने लगे। महाराज, हमारी भाभी कल रात अच्छी थी। सुबह उठे तो नींद में ही नहीं थी। वेद के हाथ भी कुछ नहीं लगा। लोग कह रहे हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है। हम डर गए हैं। डर और अफवाहें कुछ भी कर सकती हैं, पर हमें सीधे तथ्यों पर उतरना होगा। वैद्य जी, कृपया शवों का परीक्षण कीजिए। पानी, अन्न और वातावरण सब जांचिए। मैं स्वयं गांव वालों से बात करूंगा। महाराज, मैं जांच करूंगा। यदि जहरीले तत्व होंगे तो उनके लक्षण हमें दिखेंगे। कुछ मामलों में तीव्र विषाक्तता किसी बाहरी स्रोत से हो सकती है, पर पहले पोस्टमार्टम आवश्यक है। राजा ने गांव के हर घर का निरीक्षण कराया। पानी के घड़ों से लेकर रसोई के बर्तन और पास के कुएं व तालाब, हर जगह वैद्य ने नमूने लिए और राजा खुद लोगों से पूछताछ करने लगे। तपास के दौरान एक बूढ़ा किसान राजा के पास आया। उसकी आंखों में चिंता और एक अजीब डर था। महाराज, कल रात हमारे गांव के किनारे एक अजनबी चिल्ला रहा था। उसने किसी जड़ी बूटी जैसी चीज फेंकी और गाय बकरियां भी बीमार हुई। हमने सोचा कोई साधु है, पर सुबह से बीमारियां फैलने लगी। किसी अजनबी ने गांव के पास कोई पदार्थ छोड़ा। कहां देखा तुमने उसे? यह जानकारी राजा के लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि नदी किनारे की गहराई से खंगाला जाए। वहीं से कुछ टूटे कांच के टुकड़े और एक छोटी सी बोतल मिली। बोतल में कुछ गाढ़ा काला तरल था। वैद्य ने बोतल के तरल का परीक्षण किया। रिपोर्ट ने सबको झकझोर दिया। यह एक तेज विष था जिसे खाद्य स्रोतों या पानी में मिलाकर इंसानों को तेजी से मारने के लिए बनाया जाता था। यह किसी प्राकृतिक बीमारी का लक्षण नहीं है। यह स्पष्ट रूप से विषैला मिश्रण है। इसे जानबूझकर फैलाया गया है। महाराज, यह हत्या है। किसने ऐसा किया होगा? क्या पड़ोसी राज्य का कोई शिकारी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है? अभी तक केवल शक है। हमें सबूत इकट्ठा करने हैं और दोषी को पकड़कर न्याय करना होगा। पर पहले मरने वालों की आत्मा को शांति और बचने वालों की सुरक्षा। वैद्य, जो भी बचा है उनकी देखभाल की व्यवस्था करो। गांव के सभी पानी के स्रोत सील कर दो और नया जल पहुंचाने की व्यवस्था करो। राजा ने तुरंत राहत के कदम उठाए। सैनिकों ने नदी और कुओं पर पहाड़ा लगाया। जहां भी संदिग्ध बोतल मिली, वहां की मिट्टी और जल नष्ट करवाया गया और राजकीय खान पान विभाग ने सुरक्षित अन्न और पानी भेजा। पर राजा का मन
दोषी तक पहुंचना चाहता था। जांच में ऐसा संकेत मिला कि विष का मिश्रण कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों व रसायनों से बनाया गया था और यह मिश्रण केवल कुछ व्यापारियों या किसी विद्वान द्वारा ही बनवाया जा सकता था। राजा ने अपने प्रशासनिक जाल को बीच में डालते हुए पगडंडी को पीछे तक खंगालना शुरू किया। महाराज, हमने पता लगाया, इस रसायन की कुछ सामग्री हमारे ही राज्य के एक सेप्टिक हाउस की सूची में दिखती है, जिसका मालिक कुछ समय पहले शहर छोड़कर किसी बाहरी नगर चला गया था। उसके नाम पर कुछ संदिग्ध कागजात भी मिले। यदि हमारे ही भीतर से कोई जुर्म हुआ है तो न्याय और भी कठोर होगा। पकड़ लो उस व्यापारी के साथी और कागजात। उसको जब तक नहीं पकड़ा जाता इस गांव को सुरक्षा चाहिए। सैनिकों ने छापेमारी की। शहर के बाजार के पास एक पुराने गोदाम में छुपा हुआ छोटा सा प्रयोगशाला मिला, जिसमें कड़वे रसायन, टंकी और कई बोतलें थीं। साथ ही एक संदर्भ डायरी मिली, जिसमें लिखा था प्रयोग सफल, वितरण क्रम, नदी किनारे, बाजार की भट्ठी, अन्न भंडार। यह स्पष्ट था, यह कोई अराजक तत्व नहीं बल्कि सुव्यवस्थित षड्यंत्र था। पर सवाल था, किसका लाभ होगा? राजा ने आगे की जांच के लिए स्थानीय व्यापारियों, कुछ राजदूतों और उन लोगों से पूछताछ करवाई जिनके पास बड़े आर्थिक हित थे। महाराज, मैं बताता हूं। कुछ दिन पहले एक बाहरी व्यापारी आया था, जिसने कहा था कि हमारे किसानों की उपज कम होने से उन्हें लाभ होगा यदि हम उनके आयात पर निर्भर हों। उसने खुशखबरी दी और कहा कि पुराने माल को नष्ट करना अनिवार्य होगा। मैंने इन सब पर शक किया था, पर मुझे लगा यह सामान्य व्यापारिक रणनीति है। किसी भी लाभ के लिए मानव जीवन का संहार स्वीकृत नहीं होगा। जो भी इस षड्यंत्र में शामिल है उसे कानून के अनुसार सजा मिलेगी, पर पहले दोषी का लक्ष्य जानना है। पूछताछ और साक्ष्यों ने धीरे धीरे एक बड़ा सच उजागर किया। पड़ोसी राज्य का एक अप्रसिद्ध कुलीन व्यक्ति, जिसने विदेशी व्यापारियों के माध्यम से कुछ शक्तिशाली आयातकों के साथ मिलीभगत की थी, वह राज्य के कृषि उत्पादों पर हावी होकर व्यापारिक दबदबे की योजना बना रहा था। उनका उद्देश्य था स्थानीय अन्न भंडार और जल स्रोतों को दूषित कर देना, ताकि जनता कमजोर होकर विदेशी अनाज और पानी खरीदने को मजबूर हो जाए और वे ऊंचे दाम व बाजार पर कब्जा कर सकें। यह तो बड़ा षड्यंत्र है महाराज। उन्होंने जानबूझकर लोगों को मारा और हमारे किसानों को बेकरार कर दिया। ऐसे लोगों को कभी दया नहीं मिलनी चाहिए। पर देखो, जानबूझकर जान लेने वाले कितने निर्दयी होते हैं। हमें यह बात अब भी आधिकारिक तरीके से साबित करनी होगी। राजदूतों को बुलाइए और पड़ोसी राज्य से संबंध स्थापित करिए। पर मैं यह भी कहता हूं, पहले हमारे लोग सुरक्षित हों। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और समाज में जो घृणा फैलाई गई उसे भी मिटाना होगा। राजा रघुवीर ने कूटनीतिक रास्ता अपनाया, पर उसकी चाल में न्याय का संकल्प भी पूरी तरह मौजूद था। वे स्पष्ट शब्दों में पड़ोसी राज्य के शासक से पूछताछ और सहयोग की मांग ले आए। कई कागजात व साक्ष्य पेश किए गए और दबाव डालने पर झूठ का जाल खुल गया। कुछ व्यापारियों और कुलीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ प्रस्तुत दस्तावेज और डायरी स्पष्ट प्रमाण हैं कि षड्यंत्र सोचा समझा था। आरोप सिद्ध होते हैं जनहत्या के प्रयास और व्यापारिक हत्या। महाराज, मैंने आदेश मानकर काम किया। मैंने सोचा केवल व्यापार होगा। मुझे नहीं पता था कि यह जानलेवा होगा। मैंने कहा नहीं, पर मेरे आदेशों की अवहेलना नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी छुपाना स्वीकार नहीं की जाएगी। पैसे के लिए जीवन लेना अपराध है, पर मैं केवल सजा देने का राजा नहीं हूं। मैं समाज को सीख भी दूंगा कि कैसे भविष्य में ऐसे षड्यंत्र रोके जाए। न्यायालय ने दोषियों को सजा दी,
कुछ को जीवन कारावास, कुछ को धन दंड और उनके जाल को उजागर करने के लिए सार्वजनिक अपमान जैसी सजाएं हुई। पर राजा ने साथ ही एक नई योजना भी लागू की, जो जीवन बचाने और भविष्य सुरक्षित रखने पर केंद्रित थी। राजा रघुवीर ने अब व्यापक सुधारों का आरंभ किया। पानी की सुरक्षा के लिए नई पद्धतियां, अन्न भंडारों की सरकारी निगरानी और स्थानीय उत्पादन को बढ़ाने के लिए सब्सिडी। साथ ही लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पंचायतें बुलाई गईं। यदि किसी संदिग्ध चीज को देखा जाए तो तुरंत रिपोर्ट करें। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ हैं। जो बचे हैं उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा चाहिए। महाराज, आपकी वजह से हमने सच जाना और बच पाए। अब हम सावधान रहेंगे और मिलकर अपनी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे गांव ने सांत्वना पाई। जिनकी जान बची थी उनकी देखभाल की गई। मृतकों के परिजनों को राज्य ने सहायता दी और उनके सम्मान में स्मारक बनवाया गया। जनता ने देखा कि उनका राजा केवल नहीं बहका, वह सच के लिए लड़ता है और न्याय देता है। इस घटना ने एक बार फिर सिखाया, नेतृत्व केवल संकट में दया दिखाने तक सीमित नहीं होता। सच्चा नेता कारण का पता लगाकर उसे जड़ से उखाड़ डालने का साहस भी रखता है। भय और अंधविश्वास में छिपे अपराधों का सामना हिम्मत, न्याय और बुद्धिमत्ता से करना चाहिए। राजा रघुवीर ने न केवल जीवन बचाए, बल्कि यह भी दिखाया कि जब लोग एक साथ खड़े हों और सतर्क हों, तो कोई भी षड्यंत्र उन्हें जीत नहीं सकता। यही है असली दयालुता और सच्चा नेतृत्व।